और जफर इज़्तिरारी तौर पर अपनी जगह छोड़कर खड़ा हो गया। हम तीनों ने भी उसकी तकलीद की। तुम यकबया कुछ परेशान हो गए हो? वीरा ने उससे पूछा। जफर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे परेशानी इस बात की है कि यह मुकाबला मेरी तवक्का के बरअक्स है, सिर्फ 25 मिनट में खत्म हो गया। मेरा अंदाजा था कि मेरे आदमी 1-1.5 घंटे से पहले उन्हें सैर नहीं कर सकेंगे। फिर अब क्या होगा? सुल्तान शाह ने इज़्तिरारी लहजा में सवाल किया। कुछ भी नहीं। जफर उसकी तरफ घूमकर बोला, मेरे आदमी कैदियों और लाशों समेत स्टेशन 4 पहुंचेंगे और फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा। शायद तुम्हें इल्म ना हो कि स्टेशन 4 में पहले मेरी रहाइश थी, वीरा ने कहा। मुझे सब कुछ मालूम है और शायद तुम्हें यह जानकर हैरत हो कि हमारे तवील कब्जे के बावजूद अभी तक उस मकान का कोई दावेदार सामने नहीं आया। वो भी कोई जराइम पेशा ही रहा होगा, वीरा कहकर मारकर बोली। तुम लोगों के निकलने के बाद अपने मकान का रुख करेगा। मौजूदा हालात में तो उससे अपना मकान हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। हम बिल्कुल आम से शहरी हैं, पर्दे तक इस्तेमाल नहीं करते, फिर किसी को हमसे इस कदर खौफजदा होने की क्या जरूरत है? जफर ने वीरा से कहा और मैंने उसकी आंखों की चमक से महसूस किया कि इब्तदाई तलखी के बावजूद वो वीरा के हुस्न जमाल से बहुत ज्यादा मरूब हो चुका था। वीरा ने भी जफर की उस कमजोरी को भांप लिया था, इसलिए वो शौकी के साथ बोली, तुम लोगों की भारी गाड़ियों और लड़ाका जिस्मों की वजह से ये मालूम होता है जैसे तुम लोगों ने अभी अभी महल से लौट कर वर्दियां उतारी हैं। बाज बातें छुपाने के बावजूद जरूरत से ज्यादा नुमाया हो जाती हैं और शायद इसी वजह से शहर के गुंडे तुम लोगों से दूर भागते हैं, वरना स्टेशन 4 पर कई बार धावा बोला जा चुका होता। मैं चल रहा हूँ। जफर ने हम तीनों में से किसी से भी खसूसी तौर पर मुखातब हुए बगैर कहा, लेकिन उसके अगले फिक्रे से वाज़ेह हो गया कि उसका पैगाम वीरा के लिए था। वो कह रहा था, मुझे देखना है कि ये लोग कौन हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहे तो वो मेरा मेहमान होगा। वीरा से अपनी बेनियाजी जाहिर करने के लिए जफर उस वक्त किसी और ही तरफ मुतवज्जा था, इसलिए वीरा ने सीटी बजाने वाले अंदाज में अपने होंठ सुकेड़ कर मुझे आंख मारी और तेजी से जफर की तरफ झपटते हुए बोली, आज मैं तुम्हारी मेजबानी से लुत्फअंदोज होने के मूड में हूँ, फिर मेरे पीछे चली आओ। उसने निकासी के रास्ते की तरफ बढ़ते हुए बेपरवाही से कहा, इजाजत हो तो हम भी आ जाएं। मैंने जफर को उसकी हमाकत का एहसास दिलाने की नीयत से पूछा। बिल्कुल आ जाओ। जफर खुश दिली के साथ बोला, मेरी 3rd डिग्री देखकर तुम्हारे दिल धड़कना भूल जाएंगे। मैं पहले ही बार में उन लोगों के हुसान खता कर देने का इरादा रखता हूँ, फिर मैं नहीं जाऊंगी। मेरा दिल तशद्दुद के मामले में खासा कमजोर है। इंसान के दिल में गोली उतारने के मुकाबले में उसे माजूर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। वीरा ने मौका पाते ही अपना इरादा बदल दिया। बज़ाहिर उसने अपनी कमजोरी का इतराफ किया था, लेकिन मैं समझ गया था कि उसे क्वांग फू या उसकी सेक्रेटरी की तरफ से आने वाली फोन कॉल का ध्यान आ गया था। वो अहम तरीन फोन कॉल के इंतजार में बजाते खुद फ्लैट में मौजूद रहना चाहती थी। उसकी जगह कोई और फोन वसूल करता तो क्वांग फू का साउंड स्कैनर उस अजनबी आवाज को पहचानने से इनकार कर देता और कॉल खुद ब खुद मुनक़ता हो जाती। वीरा के इरादे में रूनमा होने वाली वो गैर मुतवक्का तब्दीली जफर के लिए इंतहाई मायूस कुन साबित हुई। उसने वीरा को अपने साथ ले जाने के लिए बतेरा जोर लगाया, लेकिन वो खुश खल्की का मुजाहरा करती हुए मुआज़त करती रही। सुल्तान शाह जख्मी था और उसे आराम की जरूरत भी थी, इसलिए मैं अकेला ही जफर के साथ फ्लैट से निकला। मेरी मुदाखलत की वजह से जफर का खुशगवार मूड अचानक ही चौपट हो गया था। फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते ही मेरे नथनों में जले हुए बारूद की तेज बू घुस आई थी, जिसका मतलब था कि हमारी इमारत के सामने फायरिंग का खासा जोर रहा था। जीनों में गहरी तारीकी का राज था और मेरे दिल में यह खौफ सर उभा रहा था कि कहीं हम अंधेरे में छुपे हुए किसी दुश्मन की गोलियों का निशान न बन जाए। लेकिन जफर उस मामले में पूरी तरह मोहतात था। उसने पहली लैंडिंग खत्म करते ही अपने दहाने से एक मखसूस हैवानी आवाज निकाली। वो शायद कोई इशारा था, क्योंकि जवाब में जीनों के इख्तिताम से उसी किस्म की एक और आवाज सुनाई थी और जफर मेरे शाने पर थपकी देता हुआ बेफिक्री से आगे बढ़ गया। आखिरी जीने पर से बाहर का मंजर बहुत डरावना नजर आ रहा था। सड़क पर हर तरफ गहरी तारीकी और सन्नाटे का राज था और फिजा पर मौत का सा सकूत छाया हुआ था। हमारे से निकासी के रास्ते पर पहुंचते ही तारीकी में से अचानक 2 सायर रेंग कर हमारे दाएं बाएं आ गए। वो दाखिली रास्ते से बाहर अंधेरे में छुपे हुए थे और पूरी तरह मुसल्लह थे। क्या पोजीशन है? जफर ने उनसे नरम लेकिन तहकमाना लहजा में सवाल किया। दुश्मन पसपा हो गया, एक लाश हमारे कब्जे में भी है, उन दोनों में से एक ने कहा। तो क्या वो लोग यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे? जफर ने हैरत से सवाल किया। सब नहीं, बस आपके पीछे एक आदमी ने इमारत में घुसने की कोशिश की थी। पहला फायर उसी पर किया गया था। वो गोलियां लगते ही रास्ते ही में ठेर हो गया था। हमने उसकी लाश रास्ते से घसीट कर बाहर दीवार के साथ डाल दी है, उसी शख्स ने कहा। उसके इशारे पर हम दोनों दीवार के साथ पड़ी हुई लाश की तरफ मुतवज्जा हुए। फिर जफर बोला, 3 आदमी यहाँ रुककर इमारत की हिफाजत करेंगे, बकिया लोग लाशों और कैदियों को लेकर कैंप ऑफिस रवाना हो जाए। मैं उस तरफ चाह रहा हूँ। जफर उन दोनों को हदायत देकर सड़क की तरफ बढ़ गया। उस वक्त मैंने देखा कि उस तरफ दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। लड़ने वालों ने शायद सबसे पहले स्ट्रीट लैंप्स को छलनी कर दिया था, ताकि अंधेरे की आड़ लेकर वो अपनी नकलो हरकत को अपने हरीफ की नजरों से महफूज रख सके।
उसी के साथ तमाम इमारतें भी अंधेरे में नहाई हुई थीं। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली फायरिंग के शोर से इलाके के जो मकीन बेदार हो गए थे वो भी अपने जानों के खौफ से रोशनियां गुल किए अंधेरे में दुबके हुए थे, और वो पूरा इलाका ऐसी घूर तारीकी में डूबा हुआ था कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। एक कोर्ट में जफर की जीप मौजूद थी। उसने ड्राइविंग सीट पर सवार होकर खुद ही इंजन स्टार्ट किया। उसी असना में मैं उसके बराबर वाली नशिस्त पर सवार हो चुका था। जीप तेजी से उछलकर पुख्ता सड़क पर आई, फिर उसके हेडलैम्प्स की तेज रोशनी एक वसी चादर की तरह तीरा तार माहौल में फैल गई। तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे आदमियों की कमान कौन करेगा? चंद सानियों की खामोशी के बाद मैंने पूछा। मेरे हर आदमी को मालूम है कि उसे क्या करना है। यहाँ तो मेरे बहुत से आदमी नजर आ रहे थे। अगर किसी या गुसल मार्के में सिर्फ 2 आदमी भी रह जाएं तो उन्हें मालूम होता है कि उनमें से किसको कमान करनी है और कौन सिर्फ हुक्म की तामील करने का पाबंद होगा। और फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारा फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उस पर लतीफ सा तंज किया। हरगिज़ नहीं। उसका लहजा दो टोक था। मैंने फौज से अपने ताल्लुक से कभी इनकार नहीं किया। कहीं मैं उसके जवाब पर पहुंच कर रह गया। उसका मतलब है कि STF फौज ही की एक ज़ैली और शायद खुफिया तंजीम है। यह दावा बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। उसने सख्ती के साथ मेरी बात की तरदीद की। पहेलियां बुझवा रहे हो, मैंने कदरे चिढ़कर कहा। फौज से ताल्लुक से इनकार भी नहीं करते और फिर भी STF का फौज से कोई ताल्लुक तस्लीम नहीं करते। ये तो बहुत अजीब सी बात है। इसके दोनों पहलू खुद ही एक दूसरे की तरदीद कर रहे हैं। तुम गलत समझ रहे हो। उसने एक गहरा सांस लेकर कहा। मैं एक फर्द हूँ। मैंने अपनी जाती हैसियत में 30 बरस फौज में मुलाजमत की है। आर्टिलरी के कर्नल के ओहदे से रिटायर होने के बाद मैं कोलंबिया चला गया, जहाँ कर्नल जैसी जोन्स टकरा गया। अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे इब्तिदा ही में बता दिया गया था कि मेरी मुलाजमत सरकारी या नीम सरकारी नहीं बल्कि निजी होगी, और खराब कारकर्दगी पर मुझे किसी भी वक्त मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। अगर ये वाकई निजी मुलाजमत है तो तुम्हें यह तो मालूम होगा कि तुम्हारा आजिर कौन है और तुम अपने फराइज के सिलसिले में किसको जवाब दे हो। मुझे STF के बारे में कुरीदने का मौका मिल गया। 5 बात बर वक्त मिलते रहीं तो किसी को फिक्र नहीं होती कि उसका हाजिर कौन है। जहां तक जवाबदेही का ताल्लुक है तो मैं अपने ऊपर वाले के बाद किसी को नहीं जानता। स्पेशल टास्क फोर्स में हर शख्स अपने काम से काम रखता है, दूसरों के बारे में गैर जरूरी तजस्सुस में मुब्तला नहीं होता। फिर अहम सरकारी एहलकारों और पुलिस के महकमे में तुम लोगों के असर और सूख का क्या सबब है? हमारी नेक नामी। जफर के पास जवाब तैयार था। सारे महकमे और सरकारी इदारे जानते हैं कि हम लोग मुल्क और कौम से किस कदर मोहब्बत करते हैं और मफाद में काम करते हैं, इसलिए हमारे साथ ताउन किया जाता है। पुलिस वाले नेक नामों को रगेदने के बारे में खासी शोहरत रखते हैं। मैंने उसे याद दिला। ये सब निचले दर्जे के गैर तालीम याफ्ता लोगों की हरकतें होती हैं और पुलिस के साथ साथ दूसरे महकमों में शायद उससे ज्यादा होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पुलिस का दिन रात आवाम से वास्ता पड़ता है, इसलिए उनकी बुरी हरकतें बहुत तेजी के साथ शोहरत पाती हैं और वो ज्यादा बदनाम है। ये न समझ लेना कि सारे ही अनपढ़ और नीम ख्वांदा पुलिस वाले बुरे होते हैं। उनमें भी बहुत से लोग मिसाली किरदार रखते हैं, लेकिन ऊपरी सतह पर सर्विसेज के जरिए जो सुलझे हुए लोग आते हैं उनमें बुराइयों का तनासुब बहुत कम है। पढ़े लिखे अफसर बिगड़ भी जाएं तो हर कस्सो नाकस को तंग नहीं करते, देखभाल कर इक्का दुक्का लंबा हाथ मारते हैं जिसकी कतई तशहीर नहीं होती। पुलिस के बारे में बढ़ती हुई शिकायतों का कोई हल भी है? गुफ्तगू का रुख गैर इरादी तौर पर बदल गया। मेरी दानिश में तो इसका हल बहुत सीधा और आसान सा है। हर थानेदार लाजमी तौर पर सिविल सर्विस के जरिए आया हुआ अफसर हो और उसका मातहत अमला मकामी थाने की हदूद से ताल्लुक रखता हो, ताकि उन लोगों पर डिसिप्लिन के साथ ही इखलाकी और माशरती दबाव भी पैदा हो। एक शहर या सूबे में दूसरे शहर और सूबे की पुलिस लगाने की पॉलिसी गोरों ने अपनाई थी, ताकि हर सिपाही अखलाकी और माशरती कयूद से आज़ाद रहकर सिर्फ उनका वफादार रहे। हम बदकिस्मती से आज तक उसी लकीर के फकीर बने हुए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस के मौजूदा अमले में से बेशतर को घर बिठाना पड़ जाएगा। कहती नहीं, उम्र या सरवत की हद पूरी करके उन्हें एक ना एक दिन रिटायर होना है। सिर्फ नई भर्तियों के लिए असूल बना लिए जाएं तो 5-7 बरस में ही पूरा ढांचा बदल कर रह जाएगा। मुझे उस महकमे पर इख्तियार मिल जाए तो मैं उससे भी कम मुद्दत में नक्शा बदल सकता हूँ। मुश्किल यह है कि अच्छी बात है लोग रिटायर होने के बाद ही सोचते हैं। जब तक सर्विस में रहते हैं दिलो जान से उसी नाकारा और फरसूदा निजाम से जों की तरह चिमटे रहते हैं। क्या मुझ पर तंज कर रहे हो? उसने मेरी बात काट कर तेजी से पूछा। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। पानी इत्तेफाकन नशीब की तरफ ही चला गया, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम वैसे भी पुलिस से नहीं बल्कि फौज से रिटायर हुए हो। उसी लम्हे एक लंबी सी गाड़ी बर्क रफ्तारी के साथ जफर की जीप को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं चौंक कर उस पर तबसरा किए बगैर नहीं रह सका। यह मेरे अमले की गाड़ी थी। जफर ने मेरी बड़बड़ाहट सुनकर कहा, इस मुहिम में मेरी जीप के अलावा 2 गाड़ियां गई थी, दूसरी भी वापस आती होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे आदमी इतनी जल्दी वापस लौट सकेंगे। उन्हें करना ही क्या था? लाशों और कैदियों को समेट कर रवाना होने में कितनी देर लगती है? वहां रुकने वाले आदमियों का क्या बनेगा? मैंने अगला सवाल किया। जब तक मतला साफ नहीं हो जाता
वहां की निगरानी बरकरार रहेगी। दिन में किसी वक्त दूसरी टीम उनकी जगह संभाल कर उन्हें आराम करने के लिए भेज देगी। बातें करते हुए हम जल्द ही स्टेशन 4 पहुंच गए, जहां एसटीएफ की अमले की दोनों गाड़ियां हमसे पहले ही पहुंच चुकी थीं और सब लोग बाहर जमा थे। जफर की जीप से उतरते ही उस भीड़ में से एक तजुर्बेकार और घुटीले जिस्म वाला शख्स तेजी से उसकी तरफ आया और नीम फौजी अंदाज में एड़ियां बजाते ही मशीनरी अंदाज में बोलने लगा। दुश्मन के 4 कैदी और 3 लाशें कब्जे में हैं। मखसूस लेवल लहजे में दी जाने वाली उस रिपोर्ट का मफहूम बहुत वाज़ेह था। मिशन में एसटीएफ के 10 अफराद ने शिरकत की थी। उनमें से सिर्फ 2 जख्मी हुए और बाकी अफराद खैरियत से थे। उसके मुकाबले में फरीक सानी का नुकसान बहुत इबरतनाक था। कैदियों को यहाँ फाल इन करवाओ। जफर ने लान की तरफ नजरें उठाकर सर्द और सफाकाना लहजा में कहा। कैदी लान पर मौजूद थे। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे और दहानों में कपड़ा ठूंसने के बाद उनके होठों पर टेप चिपका दिए गए थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे सुर्ख और मुतवर्रम नजर आ रहे थे। जफर के आदमी उनको धकेलते हुए पुख्ता ड्राइवे की तरफ ले रहे थे। मैंने देखा कि उनमें से एक बुरी तरह जख्मी था और चलते हुए लंगड़ा रहा था। अगर उसके मुंह में कपड़ा न ठुसा होता तो हर कदम पर उसकी चीखें निकल रही होती। जफर ने सिर्फ एक नजर उन चारों को देखा। उसी असना में मैं उनमें से एक कैदी को पहचान चुका था। वो शहर का एक छटा हुआ बदमाश था जो अपने शिकार को सबूत छोड़े बगैर कत्ल करने में खासी शोहरत रखता था। कहा जाता था कि वो 18-20 अफराद को हलाक करने के बावजूद कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। पता नहीं वो महज इत्तेफाक था या जफर ने उस्ताद सदरू को पहचान लिया था कि उसने अचानक ही सदरू के दाहिने घुटने पर ठोकर से शदीद जर लगाई और सदरू हवा में उछल कर पुख्ता फर्श पर गिर गया। इसकी एक टांग उस दरख्त के तने से और दूसरी मेरी जीप के बम्पर से बांध दो। जफर ने बिल्कुल सपाट और धीमे लहजे में अपने आदमियों को हदायत की। 2 आदमी भूखे उकाबों की तरह उस्ताद सदरू पर टूट पड़े, जिसके हाथ बदस्तूर पुश्त पर बंधे हुए थे। फिर आनन फानन में सदरू की टांगें एक लंबी रस्सी के दोनों सिरों की मदद से जफर की हदायत के मुताबिक बांध दी गई। बाकी तीनों कैदी दहशत ज़दा नजरों से वो मंजर देख रहे थे। जफर उनमें से किसी पर भी निगाह डाले बगैर अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। इंजन स्टार्ट करके उसने उस कदर बेरहमी के साथ जीप को रिवर्स किया कि रस्सी में बंधे हुए कैदी का दिलखराश अंजाम देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एसटीएफ के कई अफराद भी अपनी दबी दबी इस्तरारी चीखों पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सके। तो कैदी अपने साथी का जिस्म चिरने और उससे खून के तेज फवारे उबलने का मंजर देखते ही गिरकर बेहोश हो गए। तीसरा अपनी जगह खड़ा बेदम मजनू की तरह लर्ज रहा था। दहशत से उसका चेहरा स्याह पड़ गया था और आंखें अपने हल्कों से बाहर उबलती हुई नजर आ रही थी। चारों कैदियों के दहानों में हल्क तक कपड़ा ठुसा हुआ था और होठों पर टेप चिपका हुआ था, इसलिए उनमें से किसी की आवाज नहीं निकल सकी थी। उन्हें आजादी हासिल होती तो शायद उनकी दहशत ज़दा चीखें जमीन और आसमान तक रजा कर रखती थी। जफर के शिकार का जिस्म बहुत बुरी तरह 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। उधड़े हुए रेशों और टूटी हुई हड्डियों से जिंदा खून के फवारे उबर रहे थे। एक टांग चंद पसलियों समेत दरख्त के तने से बंधी हुई तड़प रही थी। बकिया जिस्म और चेहरा दूसरी टांग के साथ फर्श पर दूर तक घिसटता चला गया था और पानी से बाहर आई हुई किसी बड़ी मछली की तरह फर्श पर तड़प कर मुहेब आवाजें पैदा कर रहा था। उसका भी दहाना मुकफ्फिल था, लेकिन उस सफाकाना अमल में शायद उसके नरखरे को भी खिंचाव के सबब नुकसान पहुंचा था, क्योंकि उसके चिरे हुए सीने के किसी हिस्से से ज़िबा किए हुए सांड जैसी खौफनाक खरखराहट पैदा हो रही थी। जफर अपनी जीप का इंजन वहीं बंद करके अपने शिकार के करीब रुकने की जहमत के बगैर तीर की तरह उस कैदी की तरफ आया जो अब भी अपने साथी का दिलदोज अंजाम देख लेने के बावजूद होश में था। मैं वक्त बर्बाद करने का कायल नहीं। जफर उसकी आंखों में आंखें डालकर सर लहजे में बोला, अगर मुझे अपने तमाम सवालात के जवाब ना मिले तो यके बाद दिए गिरे तुम तीनों का भी यही हशर होगा। ये याद रखना कि मैं अपना सवाल धुराने का आदी नहीं हूँ। वो शख्स जोर जोर से इस बात में सर हिलाने लगा। फिजा में खासी खनकी होने के बावजूद उसका चेहरा पसीने में नहा गया था और आंखें दहशत से पेशानी पर जा चढ़ी थी। जफर के इमाम पर एक आदमी उस कैदी का धाना आजाद करने में मसरूफ हो गया। उस वक्त जफर की कैफियत अजीब हो रही थी। उसके चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। आंखों में कातलों जैसा ठहराव पैदा हो गया था जिसका सामना करना आसान नहीं था। वो बहुत ज्यादा संजीदा, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे हल्की सी इस्तिज़ाइया मुस्कुराहट उसके होंठों पर जमकर रह गई। उसकी हालत देखते हुए मुझे पूरा यकीन था कि बकिया कैदियों ने उसके सवालात के जवाब देने में जरा से भी कचर मचर की तो वो उन्हें भी उसी वहशियाना मौत से हमकिनार करने में कोई तामुल नहीं करेगा। धाना आजाद होती कैदी या सेब से डरे हुए किसी बच्चे की तरह बिलक कर रो पड़ा। उस वक्त तक दर्द से बंधी हुई खून आलूद टांग बेजान हो चुकी थी। पुख्ता फर्श पर खून की पिचकारियां दूर तक फैली हुई थीं। कई जगह सुर्ख और गाढ़ा खून बह रहा था और जीप से बंधा हुआ धड़ आहिस्ता आहिस्ता तड़प कर आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ा था। खामोश। जफर ने चट्टाक की पुरशोर आवाज के साथ रोते हुए कैदी के बाएं रुखसार पर थप्पड़ रसीद करते हुए कुसीली आवाज में कहा, और यह बताओ कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और क्या करना चाहते हो। हम लोग मुआवजे पर हर किस्म के काम करते हैं। उसने सहम कर
रोना तर्क कर दिया और इसरारी हिचकियों के दरमियान बोलने लगा। हमें सदरू ने आज रात के लिए अपने साथ शामिल किया था। उसके साथ 11 आदमी और थे। हम लोगों को एक फ्लैट पर हमला करके वहां रहने वालों को अपने साथ ले जाना था। उस काम के लिए सदरू ने मुझे 6000 रुपए दिए थे। दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं चल सका। सदरू किसके लिए काम कर रहा था? जफर ने उसे घूरते हुए सवाल किया। ऐसे धंधों में हमें असल आदमी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें सुनी हैं कि सदरू आजकल किसी गैर मुल्की के लिए काम कर रहा था। पिछले कई हफ्तों से उसके पास पैसे की रेल पेल नजर आने लगी है। वो कीमती कपड़े पहनने लगा था। शराबें भी विलायती होती थी। ये कैसे पता चला कि वो किसी गैर मुल्की के लिए काम कर रहा था? जफर ने तुर्शी के साथ पूछा। सदरू के शहर में कई ठिकाने हैं। उसकी गैर हाजिरी में कई मरतबा कोई गैर मुल्की फोन पर उसके बारे में दरियाफ्त करता रहा था। वहीं से खबरें फैलनी शुरू हो गई, लेकिन सदरू ने अपने मौजूदा बास के बारे में सख्ती के साथ अपनी जुबान बंद रखी हुई थी। तुमने उसे जिंदा रखा होता तो बहुत कुछ बता सकता था। सदरू का अड्डा कहाँ है? जफर ने चंद सानियों की खामोशी के बाद सवाल किया। वैसे तो वो शहर के शराब जुए और काबागिरी के अड्डों में ही मंडलाता रहता था, लेकिन आजकल वो डिफेंस के एक बंगले में रह रहा था। हम लोगों को उसने वहीं जमा किया था। शाम या दोपहर को लाए जाने वाले आदमी को कहाँ रखा गया था? जफर ने सुल्तान शाह का मसला छेड़ दिया। सदरू ने खुद ही उसे पहचाना था और उठाकर अपने बंगले पर ले आया था। हम लोग वहां पहुंचे तो कैदी को खासी मार पड़ चुकी थी, लेकिन उसने जुबान नहीं खोली थी। फिर सदरू ने उसे बेहोश करके कहीं फेंकवा दिया और अपने 2 आदमियों को कैदी के ताक़ुब पर लगा दिया। उन दोनों की तरफ से इत्तला मिलने के बाद ही हमले की तैयारी की गई थी। मैं सच कह रहा हूं कि उस कैदी पर तशद्दुद में मेरा कोई हाथ नहीं था। जफर ने उसे तफसील के साथ सदरू के डिफेंस वाले बंगले का पता मालूम किया और वहां से हट गया। कैदी ने उसे बता दिया था कि उन दिनों शहर की एक मशहूर और जवाद साल्तवाइफ के अलावा एक शौकिया मॉडल गर्ल भी सदरू के साथ रह रही थी। पुरस्कार जराए से हासिल होने वाली खतीर दौलत के सहारे सदरू उन दिनों अपनी सारी हसरतें पूरी कर रहा था। अपने दफ्तर में पहुंचकर जफर ने फौरी तौर पर एक तो नफरी जमात सदरू के मकान की तरफ रवाना कर दी, ताकि वहां की तलाशी लेकर उसके रवाबत का सुराग लगाया जा सके। उसका ख्याल था कि सदरू के साथ रहने वाली पेशावर लड़कियां भी उस मामले में मददगार साबित हो सकती थी। और उन तीनों कैदियों का क्या बनेगा? तखलिया होने पर मैंने जफर से सवाल किया। ये लोग यकीनी तौर पर हैरी किसिंजर के लिए काम कर रहे थे और वह ब्लू क्रॉस डील का बहुत बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों का बेहतरीन अंजाम तो वही होना चाहिए जो सदरू का हुआ। मेरा बस चले तो ऐसे गद्दारों को जमीन में धड़ तक जिंदा दफन करके उन पर भूखे भेड़िए छुड़वा दूं। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल बजा है, लेकिन क्या वो सलूक बहुत ज्यादा बेरहमाना नहीं था? मैंने उसके रद्दअमल पर निगाह रखते हुए धीरे धीरे अपनी बात मुकम्मल की। गैर जज्बाती तमाशाई बनकर सोचोगे तो वो सजा वहशियाना ही नहीं गैर इंसानी भी नजर आएगी, लेकिन एक मुहिब्बुल वतन की तरह उसके संगीन जराइम को पेश नजर रखोगे तो वह सजा नाकाफी महसूस होगी। उन लोगों के देखते ही मेरी आंखों में खून उतर आया था। मेरी नजरों में अपनी जमीन से गद्दारी से बड़ा जुर्म कोई और नहीं है। मैंने उससे बहस करने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि आम ताजीरी कवानीन के तहत भी कत्ल अम्द में इश्तियाल के आलम में किए हुए इस्तरारी कत्ल में नुमाया इम्तियाज बरता जाता है, जबकि वहां कानून का मामला दरपेश नहीं था। अगर मैं जफर की जगह होता तो शायद मेरा रद्दमल उससे कहीं ज्यादा शदीद और लर्जाखेज होता। मेरी दानिश में बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी थी और यह साबित हो चुका था कि हैरी किसिंजर ही हमारे पीछे लगा हुआ था। हकीकत में उसाद सदरू के मकान की तलाशी और उसकी दाश्ताओं से बाजपुरस महज रस्मी कार्रवाई थी, इसलिए वहां रुके रहकर मुझे कुछ हासिल न होता, जबकि मेरे फ्लैट में किसी भी लम्हे क्वांग फू और गजाला के बारे में कोई अहम खबर आ सकती थी। इसलिए मैंने जफर से इजाजत तलब की और उसने अपने एक ड्राइवर को मुझे फ्लैट तक ले जाने पर ममूर कर दिया। उस वक्त तक सदरू के बेहोश साथी भी होश में आ चुके थे और दहशत और बेयकीनी के आलम में खुले आसमान तले अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उनके मुर्दा साथियों की लाशें गालबन गाड़ियों से निकाली ही नहीं गई थी, जबकि उस्ताद सदरू की चिरी हुई लाश के दोनों हिस्से समेटने के बाद उस गंदे खून की सफाई का अमल शुरू हो चुका था। उन लोगों के जिंदा और मुर्दा अफराद को अपनी तहवील में लेकर STF वालों ने मेरे रहायशी फ्लैट के कुर्बो जवार में मुतसादम फरीकों की असलियत के बारे में कोई सबूत बाकी नहीं रहने दिया था। उनमें से जो बच रहे थे वो यकीनी तौर पर फरार की राह इख्तियार करने में कामयाब हो गए थे। मैं STF की गाड़ी में शरफाबाद के इलाके में पहुंचा तो वहां का रंग खासा बदला हुआ था। हमारी इमारत के कभी हिस्से में तमाम स्ट्रीट लैंप्स बदस्तूर तारीख पड़े हुए थे, लेकिन तमाम रहायशी फ्लैट किसी इस्तिस्ना के बगैर रोशन नजर आ रहे थे। उस वक्त तक फायरिंग को खत्म हुए काफी देर गुजर चुकी थी, इसलिए बेशुमार अफराद असल सूरत-ए-हाल के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए घरों से बाहर निकल आए थे। उन हालात में गाड़ी को हजूम में से गुजारना मुनासिब नहीं था। तजस्सुस में मुब्तला लोगों की सारी तवज्जो हमारी गाड़ी की तरफ मबसूल हो जाती और कोई सरकश गिरोह गाड़ी का रास्ता रोककर ये जानने की कोशिश कर सकता था कि मैं इतने मुंह अंधेरे कहाँ से आ रहा था। इस इलाके में मेरा क्या काम था? बात को इतनी दूर तक बढ़ाने के बजाय मैंने गाड़ी दूर ही रुकवा ली और उसका रवाना हो जाने के बाद बेपरवायाना अंदाज में फ्लैट की तरफ चल दिया। वहां होने वाली फायरिंग बहुत शदीद थी। उसके नतीजे में फिजा में मुतअद्दिद लर्जा खेज इंसानी चीखें भी उभरी थी।
कई जगह खून के धब्बे पड़े पड़े खुश्क हो गए थे, लेकिन टुकड़ियों की सूरत में बटे हुए लोगों को उस अमर पर हैरत थी कि उनके निकलने पर हर तरफ मैदान साफ पड़ा हुआ था। उनकी हैरत का दूसरा सबब यह था कि कयामत की फायरिंग होने के बावजूद पुलिस के अमले ने उधर का रुख करने की जहमत नहीं की थी, जबकि वहां से थोड़े फासले पर बहादुराबाद का मशहूर चौराहा वाक़ था, जहां दिन रात पुलिस के गश्ती दस्ते मामूर रहते थे। लुत्फ की बात यह थी कि कुछ लोगों ने इलाके के थाने से फोन पर राब्ता करना चाहा तो नाकामी हुई, क्योंकि थाने का टेलीफोन मुसलसल अंगेज टून सुनाई दे रहा था। मैं रास्ते में जगह जगह रुकता और लोगों के हिजान अब इस तबसरे सुनता हुआ अपने फ्लैट की इमारत में दाखिल हुआ तो मुझे यह देखकर खुशी हुई कि STF के सादा पोश एहलकार अपनी जगह पर डटे रहकर लोगों की तवज्जो का निशाना बनने के बजाय कुर्ब जवार में जमा होने वाली भीड़ में शामिल हो गए थे। फ्लैट में पहुंचा तो वहां सबके चेहरों पर मायूसी ने टेरे डाले हुए थे। सब कुछ ठीक हो गया। उनके 3 आदमी मारे गए, 4 पकड़े गए। वो हैरी कैसेंजर के लिए काम कर रहे थे। उनका सरगना पकड़े जाने के बाद जफर के हाथों मारा गया। लेकिन तुम लोगों के मुंह क्यों लटके हुए? उनके यक जुबान इस्तफसार पर मैंने 4 फिक्रों में अपनी कथा मुकम्मल करते हुए पूछा। मकाओ से कुआंग फू की सेक्रेटरी का फोन आया था। बाकी सूरत हाल हौसला अफजा नहीं है। वीरा ने मुझसे निगाहें चार किए बगैर पुजमुर्दा आवाज में कहा, हमारे साथ कुआंग फू के सितारे भी गर्दिश में आ गए। क्या वहां की क्या खबरें हैं? मैंने सोफे पर गिरते हुए हैर से पूछा। लंबी कहानी है, यूं समझो कि धोस और हैबत की वजह से हांगकांग पुलिस ने डान को छोड़ दिया है, लेकिन उसके स्पीड बोर्ड पर मौजूद शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उनमें गजाला के साथ वो भी भारतीय अफसर भी शामिल है जो मिस्टर त्रिपाठी के नाम से उसके साथ कोलोन पहुंचा था। लेकिन क्यों? वीरा के इंकिशाफ ने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया। पुलिस वाले किसी को बिला वजह गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन लोगों का कोई ना कोई जुर्म भी बताया गया होगा। अभी किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। वीरा खुद भी उस नई सूरत हाल पर परेशान नजर आ रही थी। कुआंग फू गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन वो सख्त मुश्तिल है और हांगकांग में डेरा डाले बैठा हुआ है। वही नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन के अरकान भी उस वाक़े को डान की तौहीन और तजलील करार दे रहे हैं। वो ये समझने से कासिर है कि हांगकांग पुलिस ने एक ऐसी स्पीड बोट पर छापा मारने की जिसारत की जिसमें डान सफर कर रहा था। जैसे ही सूरत हाल वाज़ेह होगी मकाओ से दोबारा फोन आएगा। उसका मतलब है कि गजाला के बारे में हांगकांग में किसी ने मुखबरी की है। मैंने बेचैनी के साथ सोफे पर पहलू बदलते हुए कहा, जब तक मकाओ वालों पर कोई सूरत हाल वाज़ेह न हो ये तमाम कयास आराइयाँ कबल अज वक्त बल्कि बेसूत हैं। हो सकता है उस छापे का गजाला की जात से कोई ताल्लुक ही ना हो और नागहानी मुसीबत में मुब्तला होगी। वीरा ने सख्ती के साथ जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि हम सब कुछ मकाओ वालों के रहमो करम पर छोड़कर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। इसके अलावा तुम्हारे पास और कौन सा चाराकार है? वीरा ने फौरन ही एक जवाबी सवाल दाग दिया, यहाँ रहकर तुम हांगकांग में किसी का बाल भी बीका नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में तुम गजाला या डान कुआंग फू के दूसरे आदमियों के लिए क्या कर सकोगे? हमने उससे रजू करके बुनियादी गलती की है। सुल्तान शाह ने राय जाहिर की, इतने वक्त में तो डैनी हांगकांग जाकर गजाला को वापस ला सकता था। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैंने उसे शाबाश थी। मैं उस वक्त यही सोच रहा था। हमने कुआंग फू से रजू करके खुद ही मामला उलझा लिया। उलझना या सुलझना जो कुछ होना था वो हो चुका। वीरा तनक कर बोली, उसे वापस नहीं लुटाया जा सकता, इसलिए अब इस लकीर को पीटना बेसूत है। तुम दोनों मिलकर बिला वजह मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अभी तुमने एक मफरूजे की बात की थी कि शायद छापे का ताल्लुक गजाला की जात से ना हो। मुझे उससे शदीद इख्तिलाफ है। तुम खुद बता चुकी हो कि डान कुआंग फू अपने इलाके में बेपनाह असर रसूख का मालिक है और मुद्दतों से किसी रोक टोक के बगैर अपना कारोबार चला रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वीरा आंखें निकाल कर बोली, कुआंग फू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून की नजरों में अव्वल आखिर एक मुजरिम है और उससे कभी ना कभी पकड़े जाना था। अब तुम कट जेती कर रही हो। उसकी तावील पर मेरा मुंह बन गया। अगर उसके आदमियों की आए दिन पकड़ धकड़ होती रहती, उसके ठिकानों पर छापे पड़ते रहते या वो खुद कई बार हवालात की हवा खा चुका होता, तो इस छापे को उसी की किसी बेअतदाली का नतीजा समझ लेता। इस जैसा शानदार माजी रखने वाला शख्स अचानक ही महदूद अताब का निशाना बनता है तो ये सोचना पड़ता है कि कार्रवाई के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब क्यों किया गया जब वो गजाला को हांगकांग से निकाल कर मकाओ की तरफ ला रहा था।